बीएससी वन पार्ट वन के डे स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत। जैसा कि ट्वेल्थ में आप पढ़ के आए हो कि कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए दो थ्योरी दी गई थी, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि संयुक्ता कोष के परमाणु कक्षक आपस में अध्यापन करते हैं और अध्यापन परमाणु कक्षक में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच में जो है दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के बीच में बंधे होते हैं, तो ये इक्वल शेयरिंग होती है और इस तरह से केवल संयुक्ता कोष के ही परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। अंदर के जो कक्षक हैं वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अणुकक्षक सिद्धांत में, जो कि हक्कल, हुंड तथा मुल्कन ने दिया था, तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि परमाणु कक्षक जो कि किसी परमाणु में स्थित होते हैं और वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि केवल एक ही न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, जबकि अणु में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम अणुकक्षक कहते हैं। जिस तरह से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो परमाणु कक्षक में पाए जाते हैं, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एमओटी के अकॉर्डिंग, यदि कोई मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे वो अणुकक्षक में पाए जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी मॉलिक्यूल में जो परमाणु के द्वारा बनते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूल्स में जितने भी परमाणु कक्षक हैं वो सबके सभी आपस में क्या करेंगे, अध्यापन करेंगे, और अध्यापन के पश्चात वो अणुकक्षकों का निर्माण करेंगे और उन अणुकक्षकों में ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, जो मेजर डिफरेंसेस हैं बीबीटी और एमओटी में, कि संयुक्ता बीबीटी के अकॉर्डिंग परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही या संयुक्ता और कक्ष के परमाणु कक्षक ही अध्यापन में भाग लेते हैं, जबकि एमओटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी तरह के परमाणु और सभी परमाणु कक्षक अध्यापन में भाग लेते हैं और अणुकक्षक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अणु जो बनते हैं, अणुकक्षक जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं, मोनोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि केवल एक ही परमाणु से जुड़े होते हैं, और जबकि अणुकक्षक होते हैं वो एक से अधिक न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से परमाणु कक्षक और अणुकक्षक में अंतर है, और इस तरह से अणुकक्षकों का निर्माण होता है। तो इसके लिए कुछ सिंपल से नियम हैं जो कि हम बताने जा रहे हैं कि किसी अणु में सभी परमाणु कक्षक, जैसे अणु तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है जैसे कि, तो उसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु के सभी परमाणु कक्षक और हाइड्रोजन के सभी परमाणु कक्षक आपस में अध्यापन करते हैं, और जितना परमाणु कक्षक अध्यापन में भाग लेते हैं उतने ही अणुकक्षक बनेंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में यहाँ पर दो परमाणु कक्षक भाग लिए। हाइड्रोजन का एक 1s हाइड्रोजन का 1s कक्षक, दोनों मिलकर के H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यहाँ पर दोनों परमाणु कक्षक दो अणुकक्षक बनाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने परमाणु कक्षक अध्यापन में भाग लेते हैं उतने ही नए अणुकक्षकों का निर्माण होता है। अध्यापन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। अध्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। अध्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा में यदि अंतर होता है तो निश्चित रूप से उसमें उतनी ही आयनिक प्रकृति आ जाती है। जैसे कि हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन
कि विद्युत ऋणताओं में अंतर है, इनके ऊर्जा स्तरों में अंतर है, अतः इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, पोलरिटी आ जाती है, ध्रुवणता आ जाती है, और उसमें ध्रुवणता आने की वजह से आयनिक गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर है। जैसे कि HF मॉलिक्यूल की बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो हाइड्रोजन की विद्युतता, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एनर्जी लेवल्स और फ्लोरीन का एनर्जी लेवल्स में अंतर होता है, और जिसके कारण से एनर्जी लेवल्स में अंतर होने के कारण से ही HF मॉलिक्यूल कैसा होगा, आयनिक नेचर आ जाता है, उसमें आयनिक गुण आ जाते हैं, और जितना अधिक अव्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध बनता है। तो ये तो हम BBT में भी लागू होता है कि अव्यापन जितना अधिक होता है उतना ही प्रबल बंध बनता है। केवल वे ही कक्षक अव्यापन में भाग ले सकते हैं जिनके लिए सम्मिति समान होती है। यदि असमान सम्मिति वाले होते हैं तो उनमें अव्यापन नहीं होता है। और अणुकक्षक निर्माण, अणुकक्षक जब बनते हैं तो बनने के बाद इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इनकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो हुंड के नियम के अनुसार होते हैं। जो हुंड का नियम कहता है और पाउली का नियम कहता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा, जो परमाणु कक्षों के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वही उसी तरह से आणविक कक्षों के भी ऊर्जा स्तर होते हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो पाउली तथा हुंड के नियम के अनुसार ही भरे जाएंगे, जो कि हम पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय। तो इस तरह से ये कुछ नियम हैं जो कि MOT को पढ़ाते समय, याद रखते समय इनको हम पालना करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि परमाणु कक्षक अव्यापन से अणुकक्षक का निर्माण करते हैं, और ये अणुकक्षक 3 प्रकार के होते हैं। तो ये अणुकक्षक बंधी अणुकक्षक होते हैं, दूसरे होते हैं विपरीत बंधी अणुकक्षक होते हैं, और तीसरा होता है अनाबंधी अणुकक्षक होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये 3 प्रकार के अणुकक्षक किसी मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं। बंधी अणुकक्षक हम उन अणुकक्षकों कहेंगे जिनकी ऊर्जा भाग लेने वाले परमाणु कक्षों की तुलना में कम होती है, और ये कम होने की वजह से, इनकी ऊर्जा कम होने की वजह से ये एक तरह के स्थायित्व को बताते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में जितने अधिक बंधी अणुकक्षक होंगे और उनमें जितने अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वह सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये स्थायित्व को भी बताते हैं, क्योंकि बंधी अणुकक्षक बनते समय इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कम हो जाती है, स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है, और जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन पहले इन्हीं में भरे जाएंगे, बंधी अणुकक्षक में भरे जाते हैं। तो इस तरह से तो बंधी अणुकक्षक बनते कब हैं, जब समान सम्मिति वाले अणुकक्षक परमाणु कक्षक आपस में अव्यापन करते हैं और इनके प्लस प्लस और माइनस माइनस आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, तब बंधी अणुकक्षक बनते हैं। दूसरा है विपरीत बंधी अणुकक्षक। विपरीत बंधी अणुकक्षक कब बनेंगे, जब दोनों परमाणु कक्षक अपोजिट फेज में होंगे, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो कहने का अर्थ मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन आपस में परमाणु कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपोजिट फेज में होंगे और न्यूक्लियस नज़दीक आ जाते हैं, तो उनमें रिपल्सन अधिक होता है, और इस कारण से विपरीत बंधी अणुकक्षक की ऊर्जा हमेशा ही भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक होती है, और ये उस मॉलिक्यूल के अस्थायित्व को प्रदर्शित करेंगे। तो जितने अधिक एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उतना ही वो मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। तीसरा है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब परमाणु कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर अधिक होता है और उनमें अव्यापन संभावना कम होती है। तो उस स्थिति में परमाणु कक्षक की ऊर्जा में ना तो कमी होती है और ना ही वृद्धि होती है, और उस स्थिति में वो ऑर्बिटल कौन से कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो जैसे स्थिति में कई बार मॉलिक्यूल के अंतर्गत सिमेट्री मैच ना होने की वजह से
नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे, तो इनके आधार पर ही हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो कैरेक्टर हैं, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं बता सकते थे, उनको MOT के आधार पर आसानी से समझाए जा सकते हैं। ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो कि BBT एक्सप्लेन नहीं कर, मॉलिक्यूल जो कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो, ऑड संख्या में हो, यानी कि विषम संख्या में हो, ऐसे कौन सा मॉलिक्यूल है? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आयन भी होंगे, मॉलिक्यूल भी हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15, जो कि ऑड संख्या है। तो जब ऑड संख्या है तो इसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, 15वां इलेक्ट्रॉन, वो कौन से ऑर्बिटल में रहेगा और उसका स्थायित्व क्या होगा, उसके बारे में, और वो कहाँ रहेगा, उसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन है H2+ आयन, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और H2+ आयन का एग्जिस्टेंस भी है, अस्तित्व भी है। अतः उसका अस्तित्व कैसे है, वो स्टेबल कैसे है, उसके बारे में BBT थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए सहायता हमें चाहिए MO2 की। और इसी तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है, देखा जाए तो मैग्नेटिकली कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, यानी कि अनुचुंबकीय है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जबकि BBT हमें क्या बताता है कि ये तो प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। तो जबकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑक्सीजन में, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कौन? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इन्हीं कमियों को दूर करने की जो हमने कमियां बताई हैं, एक तो बताई थी कौन सी, ऑड इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन है, उनका स्टेबिलिटी है, ऐसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। तो ये इन कैरेक्टर को हम BBT के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक नई थ्योरी जो है मिल्टन, हकल और इन्होंने दी थी, तो ये MOT के नाम से जानी जाती है। और MOT थ्योरी जो है, जो बनाई गई है, या इसके पीछे जो सिद्धांत है, वो है थ्योरी या विधि है, वो LCO मेथड है। LCO मेथड क्या होता है? ये होता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड। यानी कि यहाँ पे जो आणविक कक्षक जो बनते हैं, वो आणविक कक्षक ऐसे नहीं बन गए, केवल क्वालिटेटिव नहीं है, इसके पीछे पूरा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है। क्वांटम थ्योरी ही काम में लेते हैं इनके निर्माण में हम, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इनके लिए एक निश्चित वेव फंक्शंस होता है, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनका वेव फंक्शंस होता है, और उन वेव फंक्शंस का हम लीनियर कम्बिनेशन करें, उन एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या हम करें? लीनियर कम्बिनेशन। तो लीनियर कम्बिनेशन से क्या होगा? यहाँ पर अणु कक्षों का निर्माण होगा और उनके लिए वेव फंक्शंस प्राप्त होगा, और उन वेव फंक्शंस के आधार पर हम इनकी एनर्जी का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन टोटल देखा जाए तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब दो परमाणु कक्षक परस्पर संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षों का संयोग, कक्षों का तरंग फलन परमाणु कक्षों के तरंग फलनों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि जो इंटरफेरेंस जो प्रोसेस होता है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और कंस्ट्रक्टिव भी होता है तो प्लस हो जाते हैं, यानी कि जब सेम फेज में आ जाते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, और जब अपोजिट फेज में आते हैं तो वो एक दूसरे को डिफ्रेंसेस कर देते हैं। और इस तरह से हमें क्या मिलता है, वहाँ पे डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं इंटरफेरेंस के केस में। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है, जब कंस्ट्रक्टिव होता है तो हमें अणुकक्षक का निर्माण होता है जिन्हें हम बंधी अणुकक्षक कहते हैं, और जब अंतर होता है तो हमें विपरीत बंधी अणुकक्षक प्राप्त होते हैं। तो दोनों ही तरह से केसेस हैं। तो यहाँ पर साई जो टोटल होता है वेव फंक्शंस अणुकक्षक के लिए, वो साई ए प्लस साई प्लस माइनस साई बी। तो यहाँ पर दो संभावना बनती है, एक तो साई बी जो कि साई ए प्लस साई बी के बराबर होगा, और दूसरा है साई स्टार जो कि एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो साई ए माइनस साई बी। तो इस तरह से यहाँ पर दो अणुकक्षक बने,
यहाँ पर साई बी कब बनता है, जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, और साई स्टार कब बनता है एंटी बॉन्डिंग, जब यहाँ पर डिफरेंसेज होता है एंटी बॉन्डिंग, जब जो अपोजिट फेज में दोनों ही ऑर्बिटल्स आते हैं। तो जब आप सेम फेज में आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दिखा रखा है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, और ये ऊपर कैसा होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। आगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस लगाई हमने, साई स्क्वायर साई बी स्क्वायर इक्वल टू, तो होल स्क्वायर इक्वल टू साई ए साई बी, साई ए स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए टू साई बी 2 साई ए साई बी, इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो ये जो वेव फंक्शंस है, तो इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है और एंटी बॉन्डिंग की और बॉन्डिंग की कम होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये यहाँ पर डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस तरह से साई ए और साई बी बनते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ये एंटी बॉन्डिंग के लिए है, यहाँ पे नोट्स प्राप्त होता है, और इस तरह से हम यहाँ पर इनका एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान रखें कि जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही अणुकक्षक बनते हैं, और हमेशा ही बंदी अणुकक्षक की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की अधिक होती है, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा ही कब बनता है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जो कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। हमेशा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भरे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बढ़ते हुए क्रम में, इलेक्ट्रॉन की बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरे जाते हैं, नियम का पालना करते हुए। तो आज इतना ही, थैंक यू फॉर लिसनिंग।